बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान और मैं आज फिर आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूं जिस पर हमारी पूरी कौम का इन्हिसार है और हमारी मईशत का इन्हिसार है, और वो है गंदम की फ़सल। आज गंदम की फ़सल को 30 से 60 दिन हो चुके हैं कि जिन लोगों ने टाइम पर लगाई है और जो दिए हुए पीरियड के ऊपर लगाई है वो 60 दिन की फ़सल उनकी हो चुकी है। और जो लोग माठे किस्म के आदमी हैं और जिन्होंने 15 दिसंबर के करीब लगाई है, आज उनको 1 महीने की फ़सल उनके पास है। अभी इस फ़सल के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि 25 मिलियन टन जो है वो हमारी पैदावार है, हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारी कैपेसिटी है। इसको हम 25 से 30 भी कर सकते हैं और 35 भी कर सकते हैं और 45 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। कर रहे हैं इस सेंस में जहाँ तक हमारा हाथ पड़ता है हम करते हैं, और जहाँ हम मजबूर होते हैं वहाँ हम रह जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, 120 मन की पैदावार हासिल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, और वो करनी पड़ती हैं कि सबसे पहले हमें अपने ज़मीन का एनालिसिस करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि लेज़र लेवलिंग की बात की थी कि जब पानी लगे तो कम पानी दरकार हो और पानी उसमें खड़ा ना हुआ हो। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि इन टाइम प्लांटिंग जो है वो अगर हो तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो 120 मन की तरफ तवज्जो देते हैं और आपको लेकर जाते हैं। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि आपकी फ़सल किसी सूरत के अंदर लॉज नहीं होनी चाहिए, और फिर ये भी बताया था कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई फंगस का अटैक नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद फिर आपकी हार्वेस्टिंग लॉस जो है, जिसे आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस कहते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है, और इन सब तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा करें तो इसके नतीजे के अंदर जो है वो आपकी 25 मिलियन टन से ज़्यादा पैदावार होगी इंशाल्लाह। अभी तक जो मैं फ़सल देख रहा हूँ और जो दाएं बाएं से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी आपके हक़ में है और पैदावार जो फ़सल की जो कैफियत है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बारिशें भी टाइम पर हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ देखने वाली है वो 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं, और वो ये है कि कहीं लोग पिछले 2 सालों से रस्ट के अटैक से घबराए हुए हैं। ज़रा सी बात हो तो पता चलता है कि रस्ट आ गई, रस्ट आ गई, रस्ट आ गई। और यहाँ पर आकर बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की जो पेस्टिसाइड कंपनी हैं, उनके सेल्समैन जो हैं, जब वो फार्मर के पास, तो लगता है कि खुदा खौफी उनके पास नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है, और एक ऐसी चीज़ जो मौसमी हालात के मुताबिक पत्तों पर नज़र आ रही है, वो उसको भी रस्ट बता देते हैं और उसको भी बता देते हैं कि अच्छा ये दवाई डाल लो और ये दवाई डाल लो और ये दवाई डालो। और ये अफसोसनाक है। मेरी गुजारिश है पेस्टिसाइड कंपनियों के मालकान से कि खुदा के लिए आप इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इनको थोड़ा सा ये बात बताएं कि ये एक इबादत का काम है और इसके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो है वो इसको दिखाया जाए। इसी तरीके से मैं अपने फार्मर भाइयों से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने ज़राअत के महकमे को थाना समझ रखा है कि जब भी उनके फार्म पर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उन पत्तों को, उन जड़ों को लेकर वहाँ पर जो मुताल्लिक़ आदमी है उसको लेकर जाएं, वहाँ पर उसको दिखाएं और वहाँ मालूम करें कि असल हकीकत क्या है। अभी जो मैंने जो अपनी ज़िंदगी का जो मैंने सबक हासिल किया है उसके मुताबिक इस साल जो कुछ आप देख रहे हैं, अब हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, वो रिकॉर्ड बड़े अच्छे तरीके से रख सकता है। जो कुछ हर रोज़ आज के दिन गुजर रही है, अगर आप उसका रिकॉर्ड रखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 दिन की फ़सल की क्या कैफियत होती है, 40 दिन की क्या होती है, 60 दिन की क्या होती है और फिर आखिरी दिन की क्या होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें ये मदद करेंगी आपको अगली फ़सल के लिए। जिस आदमी ने 120 मन की पैदावार ली है,
यानी कि वो तो मैं बैठा हुआ हूँ। इसका लोग मजाक उड़ाते हैं कि 120 मिनट कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरीके से जब चांद पर पहला इंसान पहुंचा था तो उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि ऐसा कदे हो ही नहीं सकता। अब ये 170 मन आ गया है, अब 120 मन जो है वो तो बात ख़त्म हो गई है। 170 मन की पैदावार की बात हो रही है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ कि आपने जो ये फसल लगाई है तो इस फसल के साथ आप जितना इसका रिकॉर्ड रखेंगे वो आपके अगले साल की फसल में आपकी मदद देगी पैदावार बढ़ाने के लिए। उस पैदावार को आप बढ़ाएंगे तो उस पैदावार को बढ़ाने के अंदर ये तमाम चीज़ें जो आपने रिकॉर्ड की हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, चौथ क्या हुआ, ये चीज़ें जो हैं आपकी मदद करेंगी। और हमेशा दुनिया के अंदर जिन लोगों ने 120 मन ली, जिन्होंने 170 मन ली, वो उन्होंने इसी तरीक़ा पर अमल किया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़मीन का एनालिसिस, उन्होंने क्रॉप इनपुट्स को नहीं इस्तेमाल किया, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मसलन मैं एक बात बता देता हूँ, दूसरी बातें मैंने आपसे करनी है इसलिए कि आज मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल बातें करना चाहता हूँ। ये इस वक्त हम सब लोगों की कोशिश है कि हमारी फसल डार्क ग्रीन हो, डार्क ग्रीन, सख्त सब्ज़ जिसे कहते हैं काली सब्ज़। अब अगर काली सब्ज़ होगी इसका मतलब ये है कि आपने यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल किया, और जब आप यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दो चीज़ें ज़रूर होंगी। एक, उसके ऊपर एफिड्स का अटैक आएगा, और दूसरा, उस फसल ने लॉज करना ही करना है इसलिए कि आपने फास्फोरस का और पोटाशियम का बैलेंस नहीं रखा। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करती है और पोटाश जो है वो तने को मजबूत करती है। आपने इस बैलेंस को ख़राब करके यूरिया को इस्तेमाल किया, उसके नतीजे के अंदर आपकी फसल का कलर जो है वो डार्क ग्रीन हुआ। यस, डार्क ग्रीन जो है जब आप देखते हैं तो आंखों को तरावत मिलती है, आपका दिल खुश होता है। लेकिन असली इंसान का और ये किसान का दिल उस वक्त खुश होता है जब उसकी पैदावार ज़्यादा आती है। मैं वहीं आपको लेकर जाना चाहता हूँ कि ये ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन जो है वो कलर के बारे के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। एक डार्क ग्रीन, एक ग्रीन, एक लाइट ग्रीन। अब ये डार्क ग्रीन भी आपको नहीं चाहिए, आपको लाइट ग्रीन भी नहीं चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए। तो इस ग्रीन की तरफ आपने तवज्जो देनी है। और यूरिया 60 दिन से पहले मैं 50 दिन कहा करता था, लेकिन पाकिस्तान में आके ऐसा लगता है कि 50 दिन नहीं, 60 दिन तक, 60 दिन तक आप दूसरा पानी भी इस्तेमाल कर चुके होंगे। और वो जो जितना भी आपको लोगों ने बताया है कि कितना आपने उसमें नाइट्रोफास डालनी है, कितनी डीएपी डालनी है, कितना पोटाश डालना है, ये सब कुछ आप काम कर चुके होंगे। अब आपको मज़ीद किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। अब जो फसलों की हालत मैंने देखी है और जो लोग मुझसे पूछते हैं, सबसे पहले जो व्हाट्सएप पर मेरे पास तस्वीर आई, वो तस्वीर ये थी कि फसल का जो ऊपर वाला पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा वो जला हुआ था, और फसल जो है वो 7 दिन की थी या 10 दिन की थी। अब वो क्या है, वो इंडिकेशन इस चीज़ की है कि आपकी ज़मीन कलराठी थी। जब तक पौधा जो कुछ उसके अंदर नमी मौजूद है वो उगता है, उसने उगना ही है। अब उगने के बाद जब उसको पानी की ज़रूरत हो और वो पानी नमकियाती पानी उसको मिले, उसके नतीजे में पौधे ने गिरना शुरू कर देना है, पौधे ने जलना शुरू कर देना है। और फिर आप अपनी फसल पर, ऐसी फसल पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे खेत के ऊपर आप ज़रा निगाह डालें। उस वक्त जब फसल 10 दिन की होती है तो आपने देखा होगा, जो मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं उसके अंदर वो ऊपर से पत्ता जलना शुरू हो जाता है। और वो यही है कि जो पहला पानी जो है उसके नतीजे के अंदर, पानी का मतलब ये है कि जो नमी मौजूद है उसकी वजह से उसने जर्मिनेट करना ही करना है। अब जब वो पानी पीना शुरू करता है और नीचे का पानी नमकीन है, उस नमकीन पानी की वजह से उस पौधे की मौत वाक़ई होना शुरू हो जाती है। और कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो फसल जो है, जो आपका जो खेत है, उसमें कहीं गंजेपन के आसार पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि कहीं बिल्कुल फसल ख़त्म हो गई, कहीं मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उस ख़ास जगह पर नमकियात मौजूद थे। तो लिहाजा पहला काम तो ये है कि वो आपने टेस्ट ज़मीन का करवाना है। अगर आपको ये पता होता तो ये कैफियत ना होती। दूसरी कैफियत जो आजकल आ रही है, और वो कैफियत किस किस्म की है, वो कैफियत ये है कि नीचे के पत्ते जले हुए हैं और ऊपर के पत्ते या टिप्स जली हुई हैं, या नॉर्मल पौधा बिल्कुल ठीक ठाक है, टिलरिंग कर चुका है, बज़ाहिर ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे से पत्ते जो हैं वो जले हुए हैं और ऊपर की जो टिप्स जली हुई हैं।
अब ये जो चीज़ है वो एक मौसमियाती चीज़ है। इसमें दो मुसीबतें आ गई हैं। एक तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर आपने फसल को स्ट्रेस नहीं देना तो प्री एमरजेंस वीड को इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसका तस्वुर नहीं है। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो तो दे आर वेरी हैप्पी, उनकी फसलें नहीं जली। लेकिन इस वक्त जो है जो जल रही हैं वो नतीजा है पूरे पाकिस्तान के अंदर फसलें पीले रंग की हो गई हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सीधी सादी ये है कि लोगों ने अब पहले पानी के बाद जब इस्तेमाल किया है पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड, तो उस हर्बिसाइड का जो स्ट्रेस है वो एक स्ट्रेस था जिसके नतीजे में उसने पीला होना ही था, और दूसरा स्ट्रेस आपके मौसम का है कि जब अगर हर्बिसाइड का स्प्रे उसके फ़ौरन बाद अगर उसमें कोहरा भी शामिल हो जाए और ठंडा मौसम भी शामिल हो जाए तो फिर ये कैफियत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसके अंदर ज़रा पत्तों को ज़रा आप गौर से देखें तो जहाँ वो पत्ते आपको जले हुए नज़र आते हैं, स्कॉर्च, ये ब्लॉच नहीं है। ब्लॉच जो है, ब्लॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो ये हमारे कंपनियों वाले कह रहे हैं कि जी ये ब्लॉच है, जी ये फ़लाना ब्लॉच है, ये ग्लूम ब्लॉच है, ये डिमकान ब्लॉच है, ये वाला नहीं है, ये स्कॉर्च है। इसके अंदर एक होता है इंटरवीनियल क्लोरोसिस। पत्ते को आप ज़रा गौर से देखें, पत्तों की रगों के दरमियान जो ये ऐसे ऐसे उसके अंदर रगें होती हैं, उसके दरमियान में आपको वो स्कॉर्चिंग नज़र आएगी। और ये टोटल हर्बिसाइड का इफ़ेक्ट अगर कोहरे के साथ मिल जाए, यानी कि एक पहले चीज़ थी, अब ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं कि एक आपने हर्बिसाइड किया, अब हर्बिसाइड जब वो सक करेगी तो उसकी वजह से जो स्कॉर्चिंग होगी और प्लस रात को कोहरा पड़ेगा तो ये कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। अब मैं ये बात कहता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला ये जो ही धूपें लगेंगी तो ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। लेकिन बेशुमार लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, चूँकि लोग डरे हुए हैं पिछले 2 सालों से रस्ट के अटैक से, और वो लोग आकर बता रहे हैं कि जी ये रस्ट है और ये आप ये दवाई इस्तेमाल कर लें और ये दवाई इस्तेमाल कर लें और ये दवाई इस्तेमाल कर लें। अब जो नुकसान फ़ैसला आपका था, मैंने आपको बताया था कि प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल करनी है, लेकिन आप बज़िद थे कि आपने पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल करनी है। लिहाजा ये जो मज़ा जो है ये तो आपको चखना ही पड़ेगा, ये जो तकलीफ़ है ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बात आज से 5 साल के बाद लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और फिर हर आदमी प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल करेगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इस वक्त आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करें 2-4 धूपें लग गई तो इंशाअल्लाह ताला इसका असर जो है हर्बिसाइड का ये असर, ये कोई तकरीबन 12 दिन के बाद ये कवर हो जाएगा। इसने वैसे ही कवर होना है। बारिशों की वजह से जब आप हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं तरवतर में इस्तेमाल करें। अब अगर तरवतर के बाद पानी भी पड़ जाए, बारिश आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो दवाई और एक्टिव हो गई और उसने अपना पूरा असर दिखाया, और उसके नतीजे के अंदर ये स्कॉर्चिंग और ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जलते हुए पत्ते ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो दुआ करें कि ये 2-4 दिन के बाद सूरज अच्छे तरीके से निकल आए और ये ज़रा जो इसका इफ़ेक्ट है वैसे भी ख़त्म हो जाएगा 12 दिन के बाद। और अल्टीमेटली जो है वो जो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर ठीक हो जाएगा। और ये अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप स्ट्रेस दे चुके हैं वो दे चुके हैं, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरा काम था बताना, लेकिन अगर आप अमल नहीं करना चाहते, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, मैंने अजान देनी है, आगे नमाज़ पढ़ने के लिए कोई आए या ना आए, जो आएगा उसका मुझे सवाब मिलेगा, जो ना आएगा मुझे अपने अजान देने का सवाब मिलेगा। तो इट इज़ ओके। तो अभी अभी आपके लिए है कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस वक्त मेरे 3 कंसर्न, और नंबर 1 मेरा कंसर्न ये है कि किसी सूरत में आपकी क्रॉप ना गिरे। अगर आपकी क्रॉप गिरेगी तो जो ऊपर वाली जो फसल है वो तो शायद ठीक रहे, लेकिन उस फसल के नीचे जो फसल है उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी होगी और उसमें रस भी पैदा होगा। आप ज़रा देखें कि कोई पौधा जो है जानदार है, कोई पौधा मरना नहीं चाहता। ये जो लॉजिंग है ये भी 2-3 किस्म की होती है। एक होती है फ्लैट लॉजिंग, बिल्कुल लंबी लंबी पड़ गई, एक ये थोड़ी झुकी हुई है, और एक ये है कि कुछ ऊपर है और उसके कुछ नीचे है। तो आपने ज़रा गौर करें कि जो पौधे थोड़े से झुके हुए होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो दोबारा उठे, और जो नीचे गिरी हुई है उसकी भी कोशिश होती है कि वो दोबारा उठे। और ये ऊपर वाला जो हिसाब किताब है उसके नीचे वाली फसल के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है
उसके नतीजे के अंदर जो हम पंजाबी ज़बान में कुंगी कहते हैं, ये कुंगी का अटैक, और वो कई किस्म का अटैक है। बेसिकली वो रस्ट है, वो ब्राउन रस्ट भी है, उसे हम लीफ रस्ट भी कहते हैं। फिर ब्राउन के बाद ज़रा थोड़ा सा हल्का है कि वो है येलो रस्ट, जो पिछली मरतबा आया था कि आप शलवार कमीज़ समेत गए हैं और शलवार कमीज़ समेत जब बाहर निकले हैं तो आप पूरे के पूरे येलो थे। फिर उसके बाद स्टेम रेस्ट है, ये स्टेम रेस्ट। असल ये नीचे वाला तो आगे किसी हद तक थोड़ा बहुता बर्दाश्त है। एक जो फ्लैग लीफ है, अगर खुदा ना खास्ता उसके ऊपर आपको कोई सपोर्ट नज़र आए, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ तक ये रेस्ट ना पहुँचे। इसी तरह एफिड्स का अटैक जो है वो भी इन्हीं दिनों में होता है। और आप ज़रा किताबों को खोलें और किसी पढ़े लिखे आदमी से मिलें, बल्कि किसी ऐसे आदमी से मिलें जिसका तजर्बा हो और जिसके अंदर इनोवेटिव थॉट हो, वो सोचता रहता हो इसके बारे में कि ये क्यों हुआ और ये क्यों हुआ, इसका क्या इलाज है। तो एफिड जो है वो भी ज़मीन से शुरू होता है, उसके बाद वो चढ़ना शुरू करता है और उसकी आखिर जो है वो उसका दानों का जो सिटा है वो फिर वो वहाँ नज़र आता है। लिहाजा मैं इलाज के हक़ में नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि प्रिवेंशन होना चाहिए, इसलिए कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो आप अपनी फसल को डार्क ग्रीन ना होने दें। अब जो कुछ 60 दिन वाले यूरिया दे चुके हैं, मज़ीद यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देंगे फसल ज़्यादा सब्ज़ नज़र आएगी, आपका दिल अब तो खुश होगा लेकिन बाद में आप रोएंगे। तो लिहाजा इसको तो यहीं स्टॉप कर दें। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है और वो चीज़ ये है कि एक है 2% यूरिया का स्प्रे। अगर आपकी फसल जो है वो लाइट ग्रीन है, तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ग्रीन चाहिए, लाइट ग्रीन नहीं चाहिए और डार्क ग्रीन भी नहीं चाहिए। अगर आपको लाइट ग्रीन नज़र आती है तो फिर आप वो 2% यूरिया का स्प्रे, जो 120 किलो लीटर पानी के अंदर आपने सिर्फ 2 किलोग्राम यूरिया डालना है और 1 एकड़ का आपने स्प्रे करना है। बदकिस्मती से हमारे क्यारे छोटे छोटे हैं। दुनिया के अंदर जहाँ गंदम हज़ारों हेक्टर्स पर, एकड़्स पर नहीं, जहाँ वो की जाती है वहाँ बाकायदा उनके बूम स्प्रेयर्स होते हैं और वो उनके टायरों के जो ट्रैक्टर होते हैं उनके टायर बड़े पतले होते हैं और वो मुस्तकिल निशान होते हैं, वहाँ से वो स्प्रे करते जाते हैं और वो इस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि इसका स्प्रे जो है, मैं प्रिवेंटिव का कायल हूँ। अगर डार्क ग्रीन गंदम नहीं होगी, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया नहीं डाला होगा, तो उसके नतीजे में फसल गिरेगी भी नहीं, उसके नतीजे के अंदर फसल पर अटैक भी नहीं होगा एफिड का, उसके नतीजे में रस्ट का अटैक होने का बहुत कम इम्कान है। और इसमें एक लफ्ज़ डायरेक्ट ड्रिलिंग का भी था। अगली मरतबा आप गौर करें और अब आप दाएँ बाएँ देखें कि जिन लोगों ने ज़ीरो टिलेज इस्तेमाल की है क्या उनकी फसल गिरती है, और जिन लोगों ने दब के वास्ते रचा वाली बात पर अमल किया है क्या उनकी फसल गिरती है। ये मुशाहिदा है, ये मुशाहिदा ही इंसान को ऊपर लेकर जाता है। तो ये मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि आप एक तो 60 दिन के ऊपर प्रिवेंटिव के तौर पे आप किसी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं और वो आपको बचाएगी बीमारी को रोकने के अंदर, कि बीमारी ना आए। ये जो क्यूरेटिव मेजर है कि जो आता है आ लेने दो, हम देख लेंगे उसको, ये वाला नहीं। ओ मगज़ को बाग में जाने ना दो कि ना खून परवाने का होगा, बीमारी आए ही नहीं। और उसका नतीजा ये है कि वो जब नहीं आएगी जब आपकी फसल जो है वो मजबूत होगी और ताकतवर होगी। अपनी फसल को आप ताकतवर रखें। एक ये यूरिया का स्प्रे जो है उसका बेनिफिट ये है कि वो आपकी फसल के कलर को, पत्तों को सूरज की शुआओं से खुराक बनाने के अंदर मदद देगा। ये आपको एक बड़ा बेनिफिट होगा इसका। और दूसरी चीज़ जो है वो जो आपने स्प्रे करना है और वो आपने प्रिवेंटिव स्प्रे करना है, ये बेशुमार फंजीसाइड मार्केट में मिलती हैं। अब फसल आपकी बढ़ चुकी है और फसल माशाल्लाह आपकी ग्रो हो रही है और अभी वो कद नहीं पहुंचा जिसके ऊपर गिरने का इम्कान हो। मैं तो आने वाले वक्त के बारे में बता रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता इसने बढ़ना है। ये जो कोरा पड़ा है ये अल्लाह ताला की एक नेमत भी है, इसलिए कि जब कोरा पड़ेगा तो उसके नतीजे में फसल की ऊपर वाली ग्रोथ जो है वो रुकेगी और नीचे टिलर निकलेंगे और पौधा वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा।
उसकी ग्रोथ जो है कदर बज़ाहिर रिटार्ड नज़र आएगी, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है कि फसल लंबी नहीं होगी। अब इसके अंदर एक सवाल जो है वो बार बार आता है कि क्या मुझे सिर्फ यूरिया का स्प्रे करना चाहिए? यस, यूरिया का स्प्रे करेंगे। यूरिया का मतलब है नाइट्रोजन, और वो 2% स्प्रे इज़ नथिंग। वो सिर्फ एक हल्का सा जो है जिसे आप खुशबू फेंकना जो है वो वाली बात है। उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कलर उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे नज़दीक एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट है, अब वो मुझे नहीं पता वो किस पार्टी का है, और ना ही मैं किसी पार्टी की यहाँ तशहीर कर रहा हूँ। वो है NPK जमा ME, माइक्रो एलिमेंट्स। अब माइक्रो एलिमेंट्स का और NPK का स्प्रे अगर आप 2-3 कर देंगे, कुछ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसमें बहुत ज़्यादा उसकी परसेंटेज हाई नहीं होती, परसेंटेज उसकी कम होती है। अपनी फसल को देखते हुए अगर आप उसमें स्प्रे करेंगे तो वो आपके तने को भी तक़वियत देगी, आपके जड़ों को भी तक़वियत देगी, और आपके पौधों को भी थोड़ा सा ग्रीन बनाएगी। तो ये आप ज़रूर करें। और सबसे जो आखिर के अंदर जो मैं किया करता था, आज मैं आपको ऑफ माई चेस्ट बताता हूँ कि मैंने तैयारी करनी होती है अगली फसल की। सितंबर की फसल की तैयारी मैं कैसे करता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे इतना यूरिया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने ज़मीन का टेस्ट करवाया है, लेकिन बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, पिछली जो फसल थी उसके एक एक दिन को मैंने नोट किया। मैंने ये भी नोट किया कि आज जो हवा की रफ्तार थी वो क्या थी। मैंने ये भी नोट किया कि किस तारीख को बारिश हुई। मैंने ये भी नोट किया कि वो तारीख जो बारिश हुई थी वो कितने मिलीमीटर बारिश थी। तो ये चीज़ मुझे मदद करती है अगली फसल के अंदर। और जो मेरे भाई हैं, जो किसी किसान से पूछा गया था, बुज़ुर्ग किसान से, कि फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खाद कौन सी है, तो उसने जवाब दिया था कि मालिक या किसान के पाँव के नीचे की जो ज़मीन है वो सबसे बेहतरीन खाद है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि किसान अपनी ज़मीन के अंदर चलता फिरता रहता है। फसल के अंदर जितना ज़्यादा वो चलेगा तो उतना ही ज़्यादा उसको फसल के बारे में आगाही होगी। अब मैं जब चला करता था तो मुझे बताया गया था कि जिग जैग चलना है, ये ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चल रहा है, आपको हर पौधे का पता हो जाएगा। इक्का दुक्का वाक़यात, आपको पूरी फसल आपको सब्ज़ नज़र आ रही है और एक जगह पर आपको फसल पीली नज़र आ रही है। अब ज़रा आप गौर करें, जब आप उस जगह पर जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ टोया होगा और सारी ज़मीन जो है ना, वो जिस तरह वो लेज़र लेवल बराबर करता है वैसी नहीं है। वहाँ पानी आकर इकट्ठा हो गया होगा और उस इकट्ठे होने के नतीजे में जो भी खुराक आपने दी है वो सारी लीच डाउन हो चुकी होगी। अब आप उसको पकड़ के उठा रहे होंगे, उसमें फुट राट भी हो सकता है, उसमें रूट राट भी हो सकता है, और उसके अंदर कोई कीड़ा भी पैदा हो सकता है, लेकिन वो फसल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये जो तमाम जो जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं कि किस तारीख को जो है उसमें एफिड आया, किस तारीख को फसल नीचे गिरी, किस तारीख को बारिश हुई, किस तारीख को मैंने खाद इस्तेमाल की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको अगले साल काम आएंगी। अब मैं एक चूँकि नेक काम कर रहा हूँ, तो मैं अब इस नतीजे में पहुँचा हूँ पाकिस्तान में कि अगले साल सितंबर और अक्टूबर के अंदर मैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ। और वो ट्रेनिंग नहीं बल्कि आप ये समझ लें कि डिस्कशन फोरम। मैं एग्रीकल्चर का साइंसदान हूँ, मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को जानता हूँ, यूट्यूब पर भी मैं लोगों के प्रोग्राम सुनता हूँ। मैं नहीं समझता कि मौलाना मौदूदी के बाद अकल मेरे अंदर ही है। जिस दिन आदमी सीखना बंद कर देता है उसी दिन इल्म की मौत हो जाती है। तो मैं लोगों की जो मुख्तलिफ यूट्यूब पर लोग आते हैं मैं उनको सुनता हूँ। उनमें अक्सरियत तो उन लोगों की होती है जो नहायत जाहिल किस्म के होते हैं, सिर्फ उनको शौक़ होता है यूट्यूब पर आने का। लेकिन चंद एक ऐसे लोग हैं जिनको सुनकर मुझे खुशी होती है कि यार ये इनके पास इल्म भी है और ये मज़ीद कुछ हासिल करने का शौक़ भी रखते हैं। तो आप भी उनको देखा करें। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो सितंबर के आखिर में, आने वाले सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं लाहौर के अंदर मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखना चाहता हूँ। और वो ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है उसके अंदर मैं वो नग अल-लूलू वल मरजान पूरे पाकिस्तान से मैं इकट्ठे करूँगा कि वो लोग आएँ और हम सब लोगों की रहनुमाई करें
कि अगली फसल जो है हमने कैसे लगानी है और ये 25 मिलियन टन की बजाय 50 मिलियन टन हम कैसे कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू भी ख़त्म हो और हमारे मुल्क में किसानों की खुशहाली भी आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।